हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग का बोर्ड का प्रिपरेशन सही चल रहा होगा और उस प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरियंस का पीवाईक्यूज के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट 3 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा गया है, एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ट्रेंड फॉलो होता है, तो वो क्वेश्चंस में भी आप लोगों को देखने को मिला है, क्वेश्चंस में रिपीटिशन भी होता है। तो उस ट्रेंड को हम लोग समझेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसमें क्या आंसर लिखना है, क्या एक्सप्लेनेशन लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सही आंसर पता हो तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या लिखना है एग्जाम में वो आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो तो अपने क्लासमेट बैच में सब भी इसको शेयर करो। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। देखो समझना है इस लैंग्वेज में। ऐसा हो सकता है कई बार कि आपको एक्चुअल रिएक्शन नहीं भी पता हो, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को देख करके आप पहचान जाएंगे उसका सही ऑप्शन क्या है। यहां पे लिख रहा है हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है। हैलोजन एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन में कन्वर्ट किया है। जैसे इस केस में आप देखो तो रिएक्टेंट में ये जो अल्कीन है इसमें कोई भी हैलोजन लगा हुआ नहीं है, तो यहां पे हैलोजन का एक्सचेंज कैसे होगा। एक हैलोजन कम वाले कंपाउंड से दूसरे हैलोजन वाले कंपाउंड में बनेगा तभी उसको बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज। यहां पे मेरे को दिख रहा है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि ये देखो RX, X क्या होता है, X होता है एक हैलोजन। तो पहले से ये अल्काइल हैलाइड बना हुआ था, इसमें एक हैलोजन लगा हुआ था, NaI से इसको रिएक्ट किए और यहां पे बन गया RI। ऑब्वियसली ये वाला जो X होगा ये क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होगा, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन या फ्लोरीन होगा। तो एक हैलोजन है X, उससे दूसरा हैलोजन I लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तीसरा वाला फिर से देखो, ये ROH में अल्कोहल है, तो अल्कोहल से ऑब्वियसली हैलोजन तो है नहीं, तो हैलोजन का एक्सचेंज तो होगा नहीं। और ये वाले केस में टोल्यूइन, यहां भी कोई हैलोजन नहीं है, तो दिस इज द ऑप्शन बी, जिसको हम लोग बोलेंगे हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, जहां पे ये कंपाउंड में पहले से एक हैलोजन था और वो दूसरे हैलोजन के साथ स्वैप हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज को देखकर भी कई बार हम लोग को पता चल जाता है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है। ये तो जानकारी वाला रिएक्शन है, किसी को अगर पता होगा पहले से प्रॉपर्ली, वो वन शॉट वीडियोस एनसीईआरटी देखा होगा तो बता लेगा कि इसका सही आंसर होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है कि आप लेकर के आते हैं RCl, मान लो लेकर के आए, Cl की जगह Br या I भी ला सकते हैं। ठीक है, और इसको आप रिएक्ट करते हैं AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। अब क्या होता है, सिल्वर का फ्लोराइड जो होता है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, लेकिन सिल्वर का क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया या आयोडाइड हो गया, वो एक प्रेसिपिटेट होता है। तो यहां पे R इस F के साथ चला जाता है, तो यहां बन गया RF प्लस ये AgCl के साथ बनाता है AgCl का प्रेसिपिटेट। अगर यहां पे Cl की जगह Br होता तो AgBr का पीपीटी बनता, यहां अगर Cl की जगह I होता तो AgI का पीपीटी बनता। ध्यान रखना, AgF सॉल्युबल होता है, जबकि AgCl, AgBr और AgI ये तीनों सिल्वर का जो हैलाइड है ये होता है प्रेसिपिटेट, पीपीटी। और किसी भी रिएक्शन में पीपीटी फॉर्मेशन हमेशा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल बनाता है। मतलब कि अगर किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग फ्लोराइड को कंफर्टेबली बना पाते हैं। अगर मान लीजिए सवाल पूछता कि क्यों स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड का जो यील्ड है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनता है, तो आप उसका रीजन बोल सकते हैं बिकॉज इसमें प्रोडक्ट साइड में एक पीपीटी बनता है और किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में एक प्रेसिपिटेट बने तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा ड्यू टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। बाकी तीनों इसका आंसर है नहीं। जैसे फ्री रेडिकल से एक अलग रिएक्शन है, सैंडमेयर तो अराइल हैलाइड का रिएक्शन होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी एक डिफरेंट रिएक्शन है। तो वो सब हम लोग अलग अलग क्वेश्चन से पढ़ते जाएंगे, कहीं पर रिक्वायर्ड होगा, बट स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। चलो इसको अच्छे से देखते हैं। लेट्स मेक अ कंपाउंड व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसको हम लोग को SN1 करवाना है। लेट्स सी, जैसे मान लो एक हैलाइड हम लेकर के आए, कार्बन क्लोरीन है, ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है, मतलब कि ये वाला कार्बन कायरल होना चाहिए, CH, यहां पर लिख दिए हम CH3 और इस जगह पे लिख दिए PH। तो आपको दिख रहा है कि ये वाले कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है।
कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है तो वो होता है कायरल कार्बन, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो इस कंपाउंड में SN1 करना है। SN1 का एक्चुअली मैकेनिज्म होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में SN1 में कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के उस पर रिएक्ट नहीं करता है, वो SN2 में करता है। SN1 में फर्स्ट स्टेप में ये जो लिविंग ग्रुप दिख रहा है आप लोग को, हेलोजन एटम, वो स्ट्रेट अवे लीव कर जाता है। तो ये वाला कार्बन जो अभी sp3 हाइब्रिडाइज था, ये Cl के निकलने के बाद बन जाता है sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। यही वाला स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन केस ऑफ SN1। ये वाले कार्बन पे ऐसे लिख देते हैं CH3PH, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, यानी कि यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो गया है sp2। अब sp2 अगर आप लोग को पता हो तो प्लेनर स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी कि ये तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है। अभी ये चारों बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं था, वो sp3 था, टेट्राहेड्रल शेप का था। अभी ट्रायगोनल प्लेनर शेप का है, और ये वाला कार्बन अब का तीनों बॉन्ड प्लेन में है। तो अगर आप इसके अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें करते हैं, हम ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक डमी सिंबल लिख दिए Nu, H2OCH3OH, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इसका अगर आप अटैक करते हैं तो क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी भी दिशा से हो सकता है। हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक करे, हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक करे। इसको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो किसी भी एक डायरेक्शन से वो अटैक कर सकता है। तो हम बोलेंगे 50% अटैक ये इस डायरेक्शन से करेगा और 50% अटैक इस डायरेक्शन से करेगा। सो प्रोडक्ट में दो तरह का प्रोडक्ट बनने का है। एक प्रोडक्ट तो ये वाला बनेगा, देखो अगर मान लीजिए राइट साइड से अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल राइट वाले बॉन्ड में लग जाएगा, यानी कि ये रहा न्यूक्लियोफाइल, और बाकी तीनों बॉन्ड H CH3PH ऐसा लग जाएगा। और अगर ये लेफ्ट साइड से हम अटैक करवाते हैं तो वैसे केस में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो वैसे केस में न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा लेफ्ट वाले बॉन्ड में, और यहां पर H CH3PH ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 50% फॉर्मेशन इसका होगा और 50% फॉर्मेशन इसका होगा। और आप अगर गौर से देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज है। पहला बात तो इसमें भी ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। यानी कि ये दोनों क्या बन गया बाबू, ये दोनों बन गया इनैंशियोमर्स। ठीक है, लेफ्ट से अटैक हुआ 50%, राइट से अटैक हुआ 50%, दो कंपाउंड बना और दोनों है एक दूसरे का इनैंशियोमर्स, यानी कि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है तो यहां पे फॉर्म करेगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, नाउ व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर? तो इसका डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स। यानी कि जो दो इनैंशियोमर्स है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है, उन दोनों का अगर अमाउंट आप सेम ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम ले लेते हैं, तो उस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जो कि ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि देखो 50% ये है, 50% ये है, और ये दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन उल्टा होता है। अगर ये अल्फा एंगल वाला ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा तो ये शो करेगा माइनस अल्फा वाला, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और ओवरऑल हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस सवाल में आप इस तरह का फिगर बना लेंगे, इस तरह का रिएक्शन दिखा देंगे, और आप इसमें प्रॉपरली स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट if an optically active alkyl halide undergo substitution reaction by SN1 mechanism, then racemization takes place, that is racemic mixture is formed, which is overall optically inactive as both the enantiomers are present in equimolar amount। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप वहां पर लिख सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट अभी आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से सुन लो। तो ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है SN1 का। ये एक रिएक्शन का क्वेश्चन है, बट रिएक्शन एक्चुअली लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-bromopentate रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, रिएक्शन की जानकारी होना चाहिए। इसको हम रिएक्शन प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं 2-bromopentate। कैसे लिखेंगे? CH3CH, यहां पे लगा देते हैं Br, CH2CH2CH3।
नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2-ब्रोमोपेंटेन। इसमें कह रहा है कि एल्कोहलिक KOH लगाइए आप, एल्कोहलिक KOH। अब किसी भी अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन्स में जब एल्कोहलिक KOH लगाते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा इस रिएक्शन में? तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे चले जाओ, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, ये दो कार्बन है। इसके हाइड्रोजन पे ये OH माइनस अटैक करके यहां डबल बॉन्ड करेगा। मतलब कि क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम यहां पे लिख रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 और एक H, यहां पे ऐसे लगा सकते हैं, और यहां पर भी इसका CH और एक H इस तरीके से लगा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है इसमें कि OH माइनस, इसे हम समझाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज आप तो सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखेंगे जो भी बताने वाले हैं। ये एल्कोहलिक KOH का जो OH माइनस है वो इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ये वाला जो बॉन्ड है यहां ये पाई बॉन्ड बनाएगा और ये Br यहां से निकल जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन पे। बीटा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग हेलोजन। ठीक है, यहां पे पाई बॉन्ड बनता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। अगर ये वाला प्रोडक्ट बना तो यहां पर क्या होगा, Br हट जाएगा, ये H हट जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ये एक प्रोडक्ट बनेगा अगर ये वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है आपका OH। तो अदरवाइज यहां पर देखो, इस कार्बन के बगल में ये भी कार्बन था और ये भी कार्बन था, तो इसका वाला जो H है उसको भी बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, अगर आपका OH माइनस अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे और ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला Br यहां से ऑब्वियसली निकलेगा लिविंग ग्रुप, तो वैसे केस में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहां पूरा CH3 रहेगा बिकॉज ये OH का अटैक नहीं हुआ है अभी। ठीक है, सिर्फ इसका हुआ है। CH3 CH डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो इसका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। यानी कि ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है ऐसे रिएक्शन में, E2 रिएक्शन में। जो भी कार्बन कंटेनिंग हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके वहां पे पाई बॉन्ड बनता है। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में मेजर कौन है, बिकॉज यहां पे मेजर प्रोडक्ट का बात हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तो अल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड वाला अल्कीन है तो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। इस कंपाउंड में अल्फा H सिर्फ दो है। अल्फा H क्या होता है, अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे कितना H है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे दो अल्फा H मेरे को दिख रहा है, दो अल्फा H दिख रहा है। इस अल्कीन के बगल में एक ही तरफ कार्बन है और उसमें दो H है, जबकि इस अल्कीन के पास हमको दिखाई दे रहा है 5 अल्फा H। देखिए ये जो डबल बॉन्ड अल्कीन, इसके बगल इस तरफ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और उस तरफ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो कुल मिला के 5 अल्फा हाइड्रोजन। और जितना ज्यादा अल्फा H रहेगा उतना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला प्रोडक्ट हो गया माइनर और ये वाला प्रोडक्ट हो गया मेजर। मेजर तो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट ये नीचे वाला हो गया। और एक एड ऑन इंफॉर्मेशन दे दें कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ, SAYTZEFF, सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर होता है उसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेडजेफ प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये नीचे वाला प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके पास अल्फा H ज्यादा है और वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। So in general, more stable alkene formed is the major product. ठीक है, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि दो कंपाउंड बनाया हुआ है, दोनों में से कोई एक कंपाउंड उसका सही आंसर है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा ही, लेकिन हाँ पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि Y यहां पर लिखा हुआ है और Y लिखने का मतलब है कि आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसका रीजन भी देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में 2 कंपाउंड बनाया हुआ है, एक ये वाला कंपाउंड, एक दूसरा कंपाउंड कह रहा है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड Y। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, दिस कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड बनाए, ये है 2 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, तो ये हो गया 2 डिग्री हैलाइड।
और उसके बगल वाला जो कंपाउंड है ये SaCH2 ये Cl, ये है 1 डिग्री हैलाइड। क्यों 1 डिग्री? बिकॉज कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन। ये हो गया 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, अब SN2 रिएक्शन में स्टेरिक क्राउडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। रेट ऑफ SN2 follows the order, क्या ऑर्डर होता है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। रेट ऑफ SN2 follows the order 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। सो इसको हम बोल दे कंपाउंड 1 और इसको हम बोल दे कंपाउंड 2। सो कंपाउंड 2 has higher reactivity towards SN2। ये क्लियर होना चाहिए कि ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है और 1 डिग्री का रेट ज्यादा होता है 2 डिग्री से, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है। जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा SN2 में, इसलिए कंपाउंड 2 हैज हायर रिएक्टिविटी, यानी कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। और रीजन भी आप लोग को हम लिखा दिए कि इसका कारण क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आउट ऑफ, थोड़ा इस पेज को नीचे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका जानकारी आप लोग को दे दे कि कभी भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसमें न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का आदत होता है कि जहां उसको इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी दिखता है वो वहां पर जाकर के अटैक करता है, बिकॉज दिस इज न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लविंग। तो जहां उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दिखेगा न्यूक्लियोफाइल जाकर के वहां पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी को कौन बढ़ाएगा? कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। जैसे यहां पर आप देखो NO2 लगा हुआ है। नाउ दिस NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 कैसा ग्रुप होता है? NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस रिंग से, जिस वजह से ये ओवरऑल रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो उसमें इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप प्रॉपरली रीजन लिख सकते हैं। बी में क्या रीजन लिखेंगे? तो इसका रीजन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी आप लोग को हम समझाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सिस्टम से, वहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा जिसपे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का चांस बढ़ जाएगा। As NO2 is an electron withdrawing group, this compound, the second compound, has higher rate of nucleophilic substitution reaction। ये हो गया दूसरे वाले का प्रॉपर आंसर और एक्सप्लेनेशन। अब उसके नीचे वाले क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें भी 2 कंपाउंड लिखा हुआ है और दोनों कंपाउंड में आपसे पूछ रहा है कि आउट ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। कुछ देर पहले आप लोग को बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है, और कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिसपे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसपे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो। जैसे कि देखो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन पे CH3 यहां भी लगा हुआ है, CH3 यहां भी लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों सेम ग्रुप हो गया तो कायरल नहीं हुआ। इसके अलावा ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं, बिकॉज इस पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है सेम ग्रुप, ये भी कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है सेम ग्रुप, तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। इस कंपाउंड को देखो, यहां पे फिर से ये कार्बन का बात करो तो कायरल नहीं है, बिकॉज इसमें फिर से ऊपर में भी CH3 लगा हुआ है, यहां भी CH3 लगा हुआ है, तो सेम ग्रुप हो गया 2, तो फिर कायरल नहीं होगा। लेकिन बाबू ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन कायरल है, क्योंकि एक इसमें H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, और एक ये बड़ा वाला जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो लगा हुआ है। तो दिस कार्बन इज कायरल। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका आंसर लिखने के लिए पहले तो आपको आंसर आना चाहिए, और इसमें आप लिखेंगे, कह रहा है कि विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई। तो उसमें आप सेकेंड वाला कंपाउंड में इस तरीके से प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले, और फिर इसको, इस कार्बन को मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसमें आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज C* इज कायरल, और कायरल के ब्रैकेट में आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, sp3 कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये ऐसा कारण हो गया, एज C* इज कायरल,
so this compound is optically active. So this compound is optically active. Optically active. ठीक है। एड ऑन करने के लिए आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है इसका फोटो बना लो और साथ में लिखो as this compound does not contain any chiral carbon, so this compound is optically inactive. So out of these two, the optically active compound is this one. ठीक है। ये फिर से 3 पार्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। तो बिल्कुल आसान है कि ये वाला कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि ये यहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, तो दिस कंपाउंड इज कायरल मॉलिक्यूल। और ये वाले कंपाउंड में मेरे को दिख रहा है कि कोई मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। ये वाला भी कार्बन कायरल नहीं, बिकॉज दोनों CH3 ग्रुप से अटैच्ड है इसमें। ये वाला भी कायरल नहीं है, बिकॉज यहां पर भी CH3 और CH3 ग्रुप से अटैच्ड है। इनफैक्ट ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, बिकॉज यहां देखिए ये वाला ग्रुप और इस तरफ ये वाला ग्रुप दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल एंड दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इसको कहते हैं बेंजीन रिंग, इस पे लगा हुआ है Cl। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl in presence of sodium metal and dry ether। ठीक है। अगर सिर्फ CH3Cl होता तो यहां पे वुड्स रिएक्शन होता, सिर्फ ये होता तो फिटिक रिएक्शन होता। ये रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्या होने वाला है देखो, तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा Cl का, यहां से ये CH3 वाला बॉन्ड टूटेगा और ये फिनाइल रिंग और ये CH3 जुड़ करके यहां पे बन जाएगा टोलुइन। ये फिनाइल रिंग और उससे जुड़ा हुआ है CH3, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा टोलुइन का। तो वैसे तो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछा था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बन गया है, बट साथ में आप लिख दीजिएगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है। अगला सी पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन आप जान रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हैलोजन निकलेगा। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। 1 पोजीशन पे Br है और 1 पोजीशन पे ही मिथाइल है, so this is compound with the name 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इसमें आप एल्कोहलिक KOH डाल दिए। एल्कोहलिक KOH करता क्या है, E2 करता है, E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। इसमें क्या होने वाला है, ये कार्बन है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है। इस कार्बन के बगल में कौन कौन कार्बन है, एक कार्बन ये है, कार्बन ये है, ये दोनों तो आइडेंटिकल कार्बन, तो किसी एक को ले लेते हैं, और एक कार्बन ये है। ठीक है। अब ये वाले कार्बन से अगर H निकालेगा ये बेस और यहां से Br निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा। तो वैसे केस में कंपाउंड कैसा फॉर्म करेगा, ऐसे कंपाउंड बनेगा और यहां पर बन जाएगा CH2। ये समझ में आ रहा है आप लोग क्या किए। आपको करना क्या है, एल्कोहलिक KH E2 में कि जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन को देख लो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। हम इन दोनों कार्बन को सेम इसलिए ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है। तो एक ये वाला कार्बन ले रहे हैं और एक ये वाला कार्बन ले रहे हैं। ठीक है। एक बार क्या कर रहे हैं, इस कार्बन से H हटा रहे हैं और यहां से Br हटा रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड डाल रहे हैं, तो ये कंपाउंड बन रहा है। अगली बार क्या करेंगे, यहां से Br हटाएंगे और ये वाले कार्बन का H हटाएंगे और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो वैसे केस में जो कंपाउंड फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड वहां पे आने के बाद, वो कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। तो ये 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अगर इसको आप अल्कोहलिक KO से ट्रीट करेंगे। अब यहां पे हम मेजर और माइनर भी बता देते हैं, क्योंकि ये अल्कीन में अल्फा H कितना है, तो यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, इस तरफ कोई कार्बन नहीं है। अल्फा H इस अल्कीन के लिए हो गया 2 2 4 4 अल्फा H। और इस अल्कीन का बात करें तो यहां पे डबल बॉन्ड है, इसके बगल में यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां CH3। यानी इस अल्कीन के लिए ये भी 2 अल्फा H है, ये भी 2 अल्फा H है, ये 3 अल्फा H है, तो कुल मिला के 7 अल्फा H हो गया। तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन ये वाला है, कम स्टेबल ये वाला है, तो ये हो गया माइनर प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा इस केस में मेजर प्रोडक्ट। इस केस में माइनर मेजर तो पूछा नहीं है, बट अगर मान लो किसी जगह पूछेगा तो आप बता देंगे ये माइनर है और ये वाला प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड व्हाई। SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ SN2 follows the order
क्योंकि y पूछा है तो यहां पे हम लोग को ये एक्सप्लेनेशन भी देना है, फॉलोज द ऑर्डर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे SN2 का रेट बड़ा होता जाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसका आप फोटो बनाए पहला वाला का, CH3CH, यहां पे लग गया है Cl, बगल में है CH2 और यहां पर CH3, और दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो है CH3CH2 CH2 एंड Cl। ठीक है, ये पहला वाला आप देखो, इसमें ये है 2 डिग्री क्योंकि कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, तो ये 2 डिग्री है, और ये है 1 डिग्री बिकॉज कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन। तो वैसे केस में इन दोनों में अगर रेट कंपेयर करें तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा, कारण ऊपर लिखा हुआ है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां फिर से 3 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट है राइट द मेजर अल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। आई गेस ये वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं, सिर्फ यहां पे हम फिर से एक बार इसका मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं। ये है 2 ब्रोमोपेंटेन, इसको आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें E2 आप मैकेनिज्म कर दिए अगर, तो यहां से Br निकलेगा और इस जगह से H अगर निकलेगा तो जो अल्कीन फॉर्म करेगा ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। पीछे शायद 2 क्वेश्चन पीछे इसका प्रॉपरली हम लोग एक्सप्लेनेशन किए कि ये वाला मेजर क्यों, क्योंकि अल्फा ज्यादा है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट जो सवाल का है, इसमें SN2 के लिए ये 2 आपको दिया हुआ है, फिर से हम यहीं पर लिख देते हैं कि rate of SN2 follows the order, क्या ऑर्डर फॉलो करता है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब ये वाला हैलाइड आप देखो, ये 1 डिग्री बिकॉज ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, और ये वाला 3 डिग्री है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग Br इज अटैच टू 3 कार्बन। तो इन दोनों में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका हो जाएगा? तो ये 1 डिग्री वाले का हो जाएगा। प्रॉपरली इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं, as rate of SN2 follows the order of this one, and this 1 degree is 3 degree, so obviously this one has higher rate of SN2 than the next one। ठीक है, फिर ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दो, क्लोरोबेंजीन का फोटो पहले बना लेते हैं, ऐसा है, और यहां पे Cl है। ठीक है, बढ़िया सुनना। अब बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब रिंग जो आपको बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, इसके बाहर और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, जिस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत नजदीक नहीं आ पाता। जैसे मान लो कि यहां पे आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किए, न्यूक्लियोफाइल यहां इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस फिनाइल रिंग दिस न्यूक्लियोफाइल कांट कम क्लोजर टू द कंपाउंड, और जब वो बहुत नजदीक आ ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये थर्ड वाले का आप आंसर क्या लिखोगे? थर्ड वाले का इसका आंसर आप लिखेंगे ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ फिनाइल रिंग द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल is repelled। ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर देगा, हेंस रिएक्टिविटी ऑफ, किसका रिएक्टिविटी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट मिलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप लोग एग्जाम में प्रॉपरली लिखेंगे, डिक्रीजेस। बट रीजन क्लियर होना चाहिए इसका कि इस वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द फिनाइल रिंग। ठीक है, फिर से यहां पर 3 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट कह रहा है व्हाई डू टर्शियरी हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन। टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री, तो कह रहा है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो क्यों SN1 फास्टर रेट से करता है, तो उसका रीजन है यहां पे रेट ऑफ SN1 depends on stability of carbocation formed।
ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जिसमें आप लोगों को दिखता होगा कि SN1 में क्या होता है, ये एक लिविंग ग्रुप से अटैच्ड है R, और फर्स्ट स्टेप में SN1 में ये X, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और यहां पे फॉर्म करता है कार्बोकटायन R+, और यही वाला स्टेप RDS होता है। अब क्योंकि ये स्टेप RDS है तो कार्बोकटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी, मतलब कार्बोकटायन जितना स्टेबल, रेट ऑफ SN1 उतना ज्यादा। एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन follows the order 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जांपल भी आप लिख दो, CH3 CH2+, फिर यहां पर CH3 CH3+, और इससे ज्यादा स्टेबल हो गया ये 3 डिग्री वाला, यहां पे देखो तीनों तरफ CH3 लग गया, यहां पे प्लस। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है कार्बोकटायन का, यहां पे 3 अल्फा H, यहां पे 6 अल्फा H, यहां पे 9 अल्फा H। तो एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉलोज द ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हेंस द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 एट अ फास्टर रेट, ठीक है। ये इसका प्रॉपर रीजन हो गया। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है डिफाइन इनैंशोमर्स, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम इनैंशोमर्स को ऐसे ओरली डिफाइन किए थे। Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other। मतलब एक तो वो मिरर इमेज तो होगा ही, और दूसरे वाले को उठा के पहले वाले के ऊपर अगर रखेंगे तो वो उसमें सुपर इंपोज भी नहीं होगा, मतलब कि पूरा उसको ढकेगा नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, यहां पे Cl लिख दिए, यहां पे H लिख दिए, यहां पर CH3 लिख दिए, यहां पर OH लिख दिए, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे Cl हो गया, यहां पर CH3 हो गया, इस जगह पे H हो गया, इस जगह पे OH हो गया, ठीक है। तो एक तो ये वाला कार्बन आपको कायरल दिख रहा है क्योंकि चारों अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। वैसे ही सिमिलरली ये भी कार्बन कायरल है और ये इसका मिरर इमेज है। अब इसको ना आप अगर उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो वो सुपर इंपोज नहीं होगा, बिकॉज इसको ऐसे उठा करके जब इसके ऊपर रखेंगे तो Cl CH3 के ऊपर आ जाएगा जो उसको पूरा ढक नहीं पाएगा, और इस Cl के ऊपर CH3 आ जाएगा जो उसको पूरा नहीं ढक पाएगा। तो ये हो गया नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड इनैंशोमर। एड ऑन इंफॉर्मेशन इसमें लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो दो इनैंशोमर्स आप लोग को दिख रहा है, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर इनैंशोमर्स, दे शो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस अल्फा डिग्री होगा तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा माइनस अल्फा डिग्री। इसको आप लिख भी सकते हैं यहां पे, मान लीजिए इसका ऑप्टिकल रोटेशन अगर प्लस अल्फा डिग्री है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा माइनस अल्फा डिग्री, ठीक है। और इस लाइन को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि बोथ द कंपाउंड्स इन इनैंशोमेरिक पेयर शोज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां दो सवाल है। पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। पहले फटाफट इन तीनों का स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हो गया और फर्स्ट पोजीशन पे Cl लगा हुआ है। देन यू हैव 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और 1 क्लोरोब्यूटेन। यहां पे देखो 4 कार्बन है तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। सबका ना नाम इसके नीचे लिखना है, जैसे इसके नीचे 1 क्लोरोप्रोपेन, इसके नीचे 1 क्लोरोप्रोपेन ये वाला हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन ये वाला हो गया, 1 क्लोरोब्यूटेन ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 1, ये 2, ये 3। बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों के हिसाब से दो बात पर डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास। क्यों मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है? बिकॉज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे उसका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो वैन डर वाल्स फोर्स तगड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। As molecular mass increases, strength of van der Waals forces increases, so boiling point also increases.
अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए तब तो मेरे को ऐसा दिख रहा है क्लियरली कि ये थर्ड वाला मैक्सिमम पे चला गया, ये मैक्स हो गया, मैक्स हो गया, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा 4 कार्बन का है। और अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो सेकेंड पॉइंट होता है कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी कि जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बड़ा है उसका ओवरऑल साइज बड़ा है, तो उसमें फिर से वैन डर वाल्स फोर्स तगड़ा होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब 1 और 2 बचा, बिकॉज थर्ड वाला तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जीत चुका है। 1 और 2 में सरफेस एरिया 1 का ज्यादा है, इसमें हम यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ 1 इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ 2। 1 का सरफेस एरिया 2 से ज्यादा है, ठीक है। क्यों ऐसा? जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है ना, वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता जाता है। जैसे इसका सरफेस एरिया, ये चारों एटम एक लाइन से है तो इसका सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा, जबकि इस केस में जब ये Cl यहां बीच में ब्रांच में चला गया तो इसका सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो ओवरऑल सरफेस एरिया पहला वाला का ज्यादा होता है, ध्यान रखिए। तो यहां पे आप मेंशन भी कर सकते हैं एक लाइन, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो इन तीनों में ऑर्डर जो बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो क्या होगा? थर्ड वाला टॉप पे चला जाएगा ड्यू टू हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास, यहां पे आप एरो देके लिख दो ड्यू टू हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा और 1 और 2 में रीजन होगा ड्यू टू सरफेस एरिया, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर और रीजन भी आप लोग को हम बता दिए। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव वन एग्जांपल। तो इसका डिफिनेशन क्या है पहले ये देख लो। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल is the one with more than one donor sites या donor atoms। डोनर एटम्स एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो डोनर के ऐसा काम करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जिसके पास लोन पेयर होता है, जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं लोग न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी एक न्यूक्लियोफाइल में 2 अलग अलग डोनर एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल Cn माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, इसमें आप देखो कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये हो गया एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज गॉट 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। कार्बन डोनर भी हो सकता है और नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, ठीक है। यहां तो एक ही एग्जांपल पूछा था, बट एक और एग्जांपल यहां पे आप लोग को हम दे देते हैं। नाइट्राइट आयन जो होता है ये भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम होता है। यहां पे आप देखो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो O डोनर भी हो सकता है, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो N डोनर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, CH3CH, यहां पे आ गया OH और यहां CH3, इसमें डाल दिए हम PCl5। अब आपको होगा जानकारी इस बात का कि किसी अल्कोहल में PCl5 अगर डालोगे तो वो अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन वाला रिएक्शन है। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी कार्बन पे OH हट करके Cl लग जाएगा और यहां पे फॉर्म करेगा CH3CH, यहां Cl और यहां पर CH3, तो ये बन गया A, ये A हो गया, ठीक है। अब मेरे को B बनाना है। B में लिखा हुआ है AgCN। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जो CN होता है वो एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहां पे चक्कर हो गया कि कार्बन डोनर होगा या नाइट्रोजन डोनर, ठीक है। तो देखिए AgCN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि Ag और कार्बन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑब्वियसली यहां Cn माइनस तो निकल ही नहीं पाएगा, यानी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जो लोन पेयर है वो किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है। इसलिए अटैक कुछ ऐसा होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से लिविंग ग्रुप Cl निकल जाएगा, ठीक है। जिस वजह से, और ये वाला बॉन्ड तो खैर टूट ही जाएगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा क्योंकि Cl माइनस Ag प्लस को निकाल के AgCl का पीपीटी बनाता है, आप लोगों को होगा जानकारी। तो ये N जब इस पे अटैक किया तो यहां पे फॉर्म करेगा CH3CH और उस पे लगेगा NC आइसोनाइट्राइल। Cn नहीं, नाइट्राइल नहीं लगेगा, Cn नहीं, क्या लगेगा? NC, और यहां पर CH3, ये कंपाउंड फॉर्म करेगा विच इज कंपाउंड B, ठीक है। यहां एक एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोग को हम देते हैं कि अगर यहां पर AgCN के बजाय KCN होता
तो केसीएन कोवलेंट कंपाउंड नहीं, जैसे एजीसीएन कोवलेंट कंपाउंड है, केसीएन एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें पोटेशियम K+ और Cn- के फॉर्म में रहता है। तो वैसे केस में कार्बन का जो लोन पेयर था, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करता और यहां पे नाइट्राइल बन जाता CH3CH, यहां पर Cn और यहां CH3। तो ये ध्यान रखना है कि अगर AgCN करेगा तो आइसोनाइट्राइल बनेगा, अगर KCN होता तो वहां पे नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा वाला सवाल में हम लोग आते हैं, CH3 CH2 CH2 और उस पर लगा हुआ है एक Cl, और इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, KOH डाल दिया है और साथ में इथेनॉल डाला है। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक अल्कोहल है, तो बेसिकली दिस इज अल्कोहलिक KOH जो कि E2 देता है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? ये अल्कोहलिक KOH है, इथेनॉल इज अल्कोहल एंड KOH इज अल्कोहलिक KOH। तो यहां पे हो जाएगा E2 मैकेनिज्म, यानी कि यहां से Cl निकलेगा, उसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, इसके वजह से डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज A। और इस A में जब हम लोग HBr का अटैक करेंगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, आप लोग को ये पढ़ाई हुआ होगा। यहां पे H+Br- है, ये वाला कार्बन इस तरफ टूटेगा, ये H पे जाएगा और ये Br यहां पे अटैक कर जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है बीच में। यहां पे कोई रीअरेंजमेंट का स्कोप मेरे को नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, दिस प्रोडक्ट विल बी CH3CH, यहां पे लग जाएगा Br और यहां पर लग जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा।